सिंपली एक शॉर्ट, और मैं ये चाह रहा हूं कि सिंपल से टॉपिक पर अपन बात करें जो करंट से रिलेटेड है। और मुझे ये बताया गया कि लोग हाई कोर्ट से भी कोई तैयारी कर रहे हैं, जो इसमें एलडीसी या जो फोर्थ ग्रेड की आई हुई है। ऐसे आपको बता दूं, हाई कोर्ट का फोर्थ ग्रेड जो होता है वो आरएएस से कम नहीं होता, क्योंकि हाई कोर्ट अपने आप में अलग सरकार है उसकी। मगर ये सरकार अलग क्यों है, और इस सरकार आजकल बहुत बदनाम भी है। मैं राजस्थान सरकार की बात नहीं कर रहा हूं ना, हाई कोर्ट के सरकार की बात कर रहा हूं। और ऐसा ही एक मामला रोज लगातार अखबारों में चल भी रहा है। एक हमारे हाई कोर्ट के जज पर मुकदमा चल रहा है और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया हुआ है। और आरोप ये लगाया हुआ, आपने पहले देखा हो तो, एक हाई कोर्ट के जज हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट के, नाम है यशवंत वर्मा। नाम सुना है आपने, तो अखबार में पढ़ा है ना, कल परसों वगैरह रोज आ रहा है, देख रहे हो ना। यशवंत वर्मा साहब पर मार्च के अंदर क्या हुआ कि ऐसे पहले वे दिल्ली हाई कोर्ट में थे और दिल्ली हाई कोर्ट से ट्रांसफर होकर चले गए इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट अपने, मैं आपको बता दूं, बहुत बढ़िया बात है कि सबसे बड़ा हाई कोर्ट है, सबसे ज्यादा जज है ना हमारे इंडिया में, सबसे ज्यादा जज किसी हाई कोर्ट में है तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में है, सबसे ज्यादा जज है। अब क्या है कि वहां पर जज साहब गए और कुछ दिनों बाद बदकिस्मती से घर में आग लग गई। लग तो किसी के भी जाती है, घर में आग लगना तो कोई जज साहब को पता थोड़ा ही था, और आग को भी ये पता नहीं था कि जज साहब है। आग लग गई तो दमकल कर्मियों को बुलाया। दमकल कर्मियों ने जब आग बुझाने की कोशिश की तो बुझाते बुझाते देखे तो अंदर बहुत बड़े बड़े थैले जो हैं वो जल रहे हैं, और थैलों से अंदर वो खंगाला जले तो पास में नोटों की गड्डियां गिरी। 500 के नोट, 2000 वाले तो मोदी ने बंद कर दिए, 500 की गड्डियां। अब जेब में कितना भरेगा कोई आदमी, दमकल कर्मी ठीक है, 1-2 गड्डी लेगा भी गया होगा तो कौन सा हिसाब था, उनके कौन से गिने हुए थे, और जल भी रहे थे। और जो वीडियोग्राफी की, मीडिया तो आपको पता ही है काम ही है, आधे से ज्यादा लोग मीडिया में ही हैं, और जो कुछ नहीं कर रहा वो मीडिया कर रहा है। उन्होंने फोटो खींच लिया और फोटो खींच के दूसरे दिन अखबारों में डाल दिया और कह दिया कि जज के घर मिले नोटों के बंडल। अब जज साहब ने दूसरे दिन कहा, मीडिया को कहा मत कर, तो मत कर क्या है, सबको कैसे सेट करें, कोई ना कोई तो फोटो खींच के वीडियोग्राफी कर ही ली थी। 21 मार्च की बात है ये, मैं अभी 2025 की आपसे बात कर रहा हूं। दूसरे दिन बड़ी बड़ी खबरें छपी तो लोगों ने पूछा कि जज साहब इतने सारे नोट, ऐसी कौन सी इनकम है, ये धंधा हमें भी बताओ, हम भी बढ़िया से करें। भाई ऐसा इनकम का हो तो ये चपरासी की तैयारी करने से क्या फायदा, मुझे बताओ, कोई फायदा तो कुछ है नहीं। या लेक्चर बन जाओगे तो क्या कर लोगे, हमें तरीका तो बताइए। बदनामी हुई, न्यायालय की तो बदनामी होती है, सीधी सी बात है, बड़ी बात करने वाले की बड़ी बदनामी होती है। कोर्ट की हुई जबरदस्त बदनामी। तो मामला गया कोर्ट में और यशवंत साहब को कहा कि आपका कार्य से स्टे किया जाता, फ्रीज किया जाता, यानी आप किसी भी बेंच में सुनवाई नहीं कर सकते। अब मामले में आप सुनवाई नहीं करोगे। उन पर पहले कई आरोप और भी लगे हुए थे जिसमें 500 करोड़ की रिश्वत ली हुई थी। अब पर्दे उड़ते हैं तब आपको पता है कि पर्दे उड़ते ही उड़ते हैं, एक के बाद दूसरा उठने लगा, दूसरे के बाद तीसरा पर्दा उठने लगा। मामला ये, यशवंत वर्मा साहब चले गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब कौन है अपने, दीपक मिश्रा साहब, पता खन्ना साहब है ना, उनके पास चला गया मैटर। खन्ना, राजीव खन्ना, सॉरी संजीव खन्ना है, राजीव क्या नाम है, राजीव खन्ना साहब के पास चला गया मैटर। खन्ना साहब के पास मैटर गया। खन्ना साहब ने 3 जजों की बेंच बिठा दी, खुद अपने हेड बन गए। हेड बनने के बाद साहब को कहा कि देखिए विकल्प एक ही है साहब, या तो इस्तीफा दे दो और नहीं तो हमारी ओर से तो हम क्लीन सीट देंगे नहीं, क्योंकि पैसा खाया है इसमें तो कोई शक है नहीं। और आप ये कहने में रहे कि ये कोई आपने कर रखा है वो एआई का कमाल है, ये भी आप कहने में रहे। नोट आपके घर में मिले हैं, विटनेस है, वीडियोग्राफी है, गवर्नमेंट कैमरा में है, क्लियर बात है। अब आपको पार्लियामेंट के सामने मुकाबला करना होगा, और पार्लियामेंट यदि आपके विरुद्ध प्रस्ताव लाती है तो आपको घर जाना ही पड़ेगा, कोई बचा नहीं सकता। फैसला आते ही सरकार तो तैयारी बैठी है, सरकार तो बदनाम हो ही है, सीधी सी बात है। मोदी जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, खाने क्या नहीं दूंगा, ये तो थैले भरे पड़े हैं।
और विपक्ष तो यही काम है उसका, विपक्ष का तो कि माहौल बनाओ, जैसा बना सकते वैसा माहौल बनाओ। तो विपक्ष और सरकार दोनों एक हो गए और उसके विरुद्ध एक प्रस्ताव लाया गया जिसको समावेदन का प्रस्ताव कहते हैं। महाअभियोग नहीं कहते, अखबारों में महाअभियोग लिखा होता है। एक बात मैं बड़ी सिंपल बच्चों को कहता हूं कि गलत पढ़ो सही पढ़ो, सही पढ़ोगे तो उतना ही टाइम लगेगा और गलत पढ़ोगे तो गलत सवाल भी होंगे और रिजल्ट भी नहीं दे पाओगे। महाअभियोग नहीं कहते उसको कहते हैं समावेदन। क्या कहते हैं? समावेदन का प्रस्ताव कहते हैं। और उसी प्रस्ताव से राष्ट्रपति उसे हटाता है। अब ये हटेगा कैसे, सवाल यह है कि हटाने का तरीका क्या है। और खास बात यह है कि 12 तारीख को उनके विरुद्ध लाए गए समावेदन प्रस्ताव को हमारे लोकसभा के अध्यक्ष साहब यानी ओम बिड़ला जी ने उसे मंजूरी दे दी। अब मंजूरी दे दी तो सीधी सी बात है, अब तो समावेदन के प्रस्ताव का मुकाबला करना ही करना है। अब मुकाबला वो कैसे कर पाते हैं और क्या आपको लगता है कि यहां कहीं बचाव हो सकता? अखबारों में खबर क्या है मुझे नहीं पता, आप जानो। अब हमारे को अखबार क्या लिखते हैं उस पर मत जिए। मैं जीना ये चाह रहा हूं, आपको बताना ये चाह रहा हूं कि आपको पता होना चाहिए कि प्रोसीडिंग है क्या, कैसे हट जाता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है, कोई लॉ है, कोई रूल है, क्या तरीका है, कौन हटाएगा, समावेदन क्या है। समावेदन हिंदी में तो बोलते हैं, अंग्रेजी में भी तो कुछ कहते होंगे, क्या कहते हैं, किस तरीके से हटता है, ये मैं सोच रहा हूं आज आपसे बात करूं। बड़ा सिंपल टॉपिक है, आपको ये तो पता चल ही गया ना कि किसके विरुद्ध बात कर रहे हैं। यशवंत वर्मा के विरुद्ध बात कर रहे हैं जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज हैं और उनके विरुद्ध लाया गया प्रपोजल। टेंशन मत लीजिए, आप ये मत सोच के बैठिए कि हम बहुत ये सीरियस हो जाएं और बैठे कुछ ज्ञान मिल जाएगा। ज्ञान व्यान कुछ नहीं है, मैं तो एक लफड़े की बात कर रहा हूं जो देश में चल रहा है बस। हां, ध्यान रखिए, इन गप्पों से सवाल जरूर पूछ लेते हैं, पता ही नहीं चलता। अब एक दिमाग में सवाल जरूर आता है, ये क्या है, ये न्यायाधीश को हटाने की, सर यही रखूं पेन तो है, इसमें चेंज कैसे होता है? ये राइट पे ऑप्शन में कौन सा ले, ये लो, ये सही क्या, ये ले लूं ठीक रहेगा। कैसे चलता है ये सही है। तो मैं आज बात करूंगा, थोड़ा सा बड़ा करते हैं यार इसको, पीछे दिखता थोड़ा ही। कुछ क्या है, ये बोर्ड आपका नया नया है तो नई नई चीज़ तो आपको पता ही है, ऐसे हाथ लगी हुई नहीं है मेरे, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि ये हाथ लग जाए, है ना। पर मैं जो बात कहने आया हूं वो बात समझ में आनी चाहिए, हैंड राइटिंग पे ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे मैं ठीक ही लिखता हूं। पहले तो ये अपन सोचते हैं, जनरल जीके पढ़ने का एक तरीका है। क्या तरीका है? बैकग्राउंड क्या है, पीछे क्या पहले ऐसे कभी हुआ है, और हटाने की बात अपन कर तो रहे हैं, क्या ऐसा कभी हटाने की बात पूर्व में हुई है? पहले तो यह बहुत जरूरी बात है, ध्यान रखने वाली बात है। कभी ऐसा हुआ है क्या देश में पहले? कोई नाम याद है आपको? तो आप कैसे पढ़ते हैं? सदस्य है उनका बहुमत होना चाहिए और जो वोट देने वाले हैं, उपस्थित और मतदान देने वाले हैं, उनका 2/3 होना चाहिए। इसको बोलते हैं निरपेक्ष बहुमत, इसको बोलते हैं विशेष बहुमत। इन विशेष बहुमत से पारित होना 2/3 सदस्य चाहिए। कांग्रेस ने क्या किया? बायकॉट कर लिया। कांग्रेस की सरकार, यानी लोकसभा में कांग्रेस का ही बहुमत और आधे से ज्यादा कांग्रेस के बाहर चले गए, तो पीछे समावेदन प्रस्ताव पास होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, आधे है ही नहीं, पीछे क्या होगा पास? आधे तो चाहिए ना, बहुमत का मतलब आधे से ज्यादा तो चाहिए, आधे से ज्यादा है ही नहीं, कांग्रेस निकल गई बाहर, बायकॉट कर लिया और विद्यार्थियों इनको हटाया ही नहीं जा सका। अब विपक्ष ने बंडा फोड़ना शुरू किया, तुम भी चोर और तुम्हारे चेले भी चोर। चलो तुम बाहर क्यों निकले? तुम यदि ईमानदार थे तो बाहर क्यों निकले? वोट देते, इसका मतलब तुम और ये मिले हुए हो आपस में। कांग्रेस ने वी रामास्वामी को कहा, मत क्यों इज्जत खराब करे, जय प्रभु, जो हुआ सो हुआ, अब तो निकल। और ये दिनाकरण साहब ने और वी रामास्वामी साहब ने त्याग पत्र दे दिया और जिन छूट गई। यानी इनको हटाया तो नहीं गया, पूरी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई,
पहला प्रपोजल आया, पहला प्रस्ताव किसके विरुद्ध आया समावेदन का, यह ध्यान रखने वाली बात है। उसके बाद एक व्यक्ति और हुए विद्यार्थियों, नाम था सौमित्र सेन, नाम सुना है आपने कि नहीं सुना? कलकत्ता हाईकोर्ट के जज हैं सौमित्र सेन। कलकत्ता हाईकोर्ट नाम है जो कोलकाता में है कहां पर? और हाईकोर्ट का नाम क्या है? समझ में आ रही मेरी बात? बोलने का तरीके में ध्यान रखिए, थोड़ा सा ध्यान रखना। कोलकाता कोलकाता मत कर देना, हर जगह नाम चेंज नहीं होता। हाईकोर्ट का नाम अभी भी कलकत्ता ही है, सिटी का नाम कोलकाता है, कलकत्ता हाईकोर्ट इन कोलकाता। उसके जज साहब थे। जज साहब ने क्या किया कि जब पहले एक बार मीडिएटर थे और पैसा उनके खाते में रखा गया था और उसका ब्याज साहब ने गवर्नमेंट में जमा कराया ही नहीं, ब्याज को ठोक गए और पैसे 25 लाख थे, 25 लाख के वापस दे दिए। जांच हुई तो पता चला कि आपके खाते में पैसे थे, इसका ब्याज कहां है साहब? उन्होंने कहा ब्याज तो खाता मेरा था। तो खाता तेरा थोड़ा ही था, खाते से ब्याज थोड़ी मिलता, ब्याज मिलता पैसों से। का खाते से मिलता है? पैसों से मिलता। पैसा किसका था? कंपनी का, सरकार का। तो वापस आपने जमा कराया तब ब्याज भी जमा कराना चाहिए। उन्होंने कहा ऐसा तो कुछ है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है तो बटीड लोगे, सीधी सी बात है, लेना ही लेना है। और इनके विरुद्ध फिर आया समावेदन का प्रस्ताव, और इस बार आया कहां? राज्यसभा में। राज्यसभा को कहते हैं उच्च सदन। पहली बार किसी जज के विरुद्ध राज्यसभा के अंदर कोई समावेदन का प्रस्ताव आया तो वो किसके विरुद्ध आया? मैं कहना जो चाह रहा हूं समझ में आ रही बात? ये दो एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूं? क्योंकि आपसे पूछे कि पहला समावेदन का प्रस्ताव किसके विरुद्ध आया और पहला समावेदन का प्रस्ताव किसका उच्च सदन में आया। सवाल आजकल बड़े टेक्निक आते हैं और पॉलिटिकल के सवाल तो ऐसे आते हैं कि ऊपर से निकलते हैं, क्योंकि ढंग से पढ़ते नहीं। सच बात यह है कि आपने उसको एंजॉय करिए, पढ़ने में कोई दबाव थोड़ा ही, प्रेशर थोड़ा ही, मस्ती से पढ़िए ना। आराम से भी तो पढ़ा जा सकता, कोई ऐसा थोड़ी आप जैसा सोच रहे हैं कि सब चल रहा है वैसे चल रहा है, ऐसा तो कुछ है नहीं। आराम से पढ़ सकते हैं और आराम से पढ़ना चाहिए। फिर एक व्यक्ति हुआ विद्यार्थियों पीडी दीनाकरण, ये जज हैं। पीडी दीनाकरण जो हैं वो सिक्किम हाईकोर्ट के जज थे। इन पर भी आरोप लगा, लोकसभा राज्यसभा में लाया गया प्रस्ताव मगर पारित नहीं हुआ। सबके एग्जाम्पल देने की मेरी ख्याल से जरूरत पड़ेगी नहीं। उसके बाद एक पादरीवाला साहब हुए, गुजरात हाईकोर्ट के थे पादरीवाला साहब। पादरीवाला साहब ने क्या किया आपको पता है? उन्होंने गड़बड़ यह की कि आरक्षण पर एक कमेंट कर दिया, और आरक्षण पर कमेंट किया तो नाराज हो जाते हैं, सीधी सी बात है। आज के टाइम में आरक्षण पर तो सरकार बनती है, और आरक्षण पर कमेंट था तो इनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आ गया। फिर बाद में हुआ ये था, समावेदन का प्रस्ताव आ गया। हुआ ये कि इस प्रस्ताव आने के बाद में पादरीवाला साहब ने माफी मांग ली और उन्होंने अपने शब्द वापस ले लिए, और फिर जो सदस्य थे उन्होंने भी अपनी चीजें, जो बातें थी ना, वो वापस ले ली कि कोई बात नहीं, मैंने तो का मतलब माफ, कमेंट ही तो किया है भाई, गलत ही तो बोला है और क्या है। इन्होंने अपना शब्द वापस ले लिए, हम हमारा हस्ताक्षर वापस ले लेते हैं। जो प्रस्ताव लाए हैं उस पर हस्ताक्षर किए वो वापस ले लिए और काम हो गया खत्म। उसके बाद एक आए विद्यार्थियों एस.के. गैंगले। ये गैंगले बड़ा खराब था, एमपी के, ये एमपी के थे साहब, है ना, ये गुजरात के हैं। तो गैंगले साहब पर आरोप यह लगा कि गैंगले साहब जब हाई कोर्ट के जज थे उस समय एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट महिला थी। उसने आरोप लगाया कि गैंगले ने मेरे साथ गलत काम किया, यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया, सेक्सुअल हैरासमेंट का आरोप लगाया गैंगले पर। गैंगले साहब को पूछा, साहब तो ऐसा तो कुछ था ही नहीं, ये तो बात भी एकदम गलत हो सकती है। गलत है तो आप प्रूव करो भाई, क्लियर बात है, गलत है तो प्रूव करो, और सही है जेल जाओ। मांगू आइयो पार इन राज में वह कौन। गैंगले साहब फिर बरी फ्री हो गए। मेरा कहने का मतलब क्या है, गैंगले भी हटाया नहीं गया, गैंगले के विरुद्ध भी यह प्रपोजल पारित लाया गया, पारित नहीं हुआ। उसके बाद एक विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट, अब मैं जल्दी जल्दी कर देता हूं नहीं तो नाम सबके बताऊं तो बड़ा डेरा हो जाएगा। दीपक मिश्रा का नाम सुना है? हमारे चीफ जस्टिस साहब थे। अब मैं गलती से बोल भी गया था, खन्ना साहब की जगह मिश्रा बोल गया था।
ये सीजीआई पहली बार हिंदुस्तान के चीफ जस्टिस के विरुद्ध आरोप लगा, पहली बार चीफ जस्टिस के विरुद्ध। बहुत टेढ़ा काम होता है, विद्यार्थियों चीफ जस्टिस के विरुद्ध आरोप लग जाए तो मामला बड़ा खतरनाक होता है। इसकी बात तो अपने को पढ़ना ही पड़ेगा ना, यशवंत वर्मा ही तो पढ़ना है, बाकी तो अपने को पढ़ने की कोई बात ज्यादा है नहीं। मगर ध्यान रखने वाली बात है कि इनके विरुद्ध आया है, ऐसा कई बार हुआ है। अब एक जनरली सवाल आपसे पूछूंगा मैं, जनरली आपसे बताइए, कोई भी न्यायाधीशों के विरुद्ध समावेदन का प्रस्ताव आता है तो लोकसभा में आएगा कि राज्यसभा में आएगा? किसी में भी आएगा। वेरी गुड, यही बात है। और क्या पढ़ना है, देख रहे हो ना, ये लोकसभा में आया, कभी राज्यसभा में आया, किसी के विरुद्ध भी आ सकता है। यदि कमेटी ने उसे निर्दोष पाया है तो उसके विरुद्ध समावेदन चलेगा कि नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। कहां चला? यहां कमेटी निर्दोष पाया या गैंगले को, तो नहीं चला ना, नहीं चलेगा। यदि 2/3 उपस्थित सदस्यों का बहुमत और 2/3 बहुमत से पारित नहीं हुआ तो क्या आगे मामला चलेगा कि नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। क्लियर बात है, ये चीजें तो क्लियर है ना, ये तो इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं, ये तो इतनी बात तो आपको क्लियर। एक ध्यान रखो, थ्योरी मत पढ़ो, जीके पढ़ते हैं ना, जीके का एक तरीका है। इसमें आप कहेंगे सबका नाम हमें तो याद नहीं रहेगा, कहां रखना है आपको सबका नाम याद? ये नाम तो याद रखोगे ना, ये तो याद रह जाएगा, बाकी मत रखो याद। और आपको तो याद रखना करंट में ये। अब यशवंत वर्मा के विरुद्ध जो प्रस्ताव आया ना, या तो लाया सत्ता पक्ष या लाता था विपक्ष। यहां सत्ता पक्ष लाया तो सत्ता पक्ष भाग गया तो पास हुआ नहीं, और बाकी वाले विपक्ष लाए तो उनके पास बहुमत था नहीं तो पारित होना ही था नहीं। अब ये कौन लाया आपको पता है? ये लाए हैं हमारे देश के कानून मंत्री साहब, और इसके साथ में राहुल गांधी भी साथ में है। तो कानून मंत्री का मतलब क्या हुआ? कानून मंत्री का मतलब हुआ सरकार, बीजेपी, और राहुल गांधी का मतलब कांग्रेस। अब कांग्रेस ने बीजेपी दो ही मिल के लाए हैं तो इसका गबीड़ बोलेगा कि नहीं बोलेगा? मुझे बताओ। 100% बोलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। और 21 अगस्त से पहले बोलेगा, 21 अगस्त से पहले बोलेगा, 21 अगस्त से पहले। आप कहेंगे 21 अगस्त का आपको कैसे पता चला? इसकी जानकारी मैं बताऊं आपको। कोई भी अविश्वास ऐसा समावेदन का प्रस्ताव आता है तो एक ही सत्र में पारित होना चाहिए। उसी सत्र में, जिस सत्र में लाया गया है उसी सत्र में पारित नहीं हुआ तो वो समावेदन का प्रस्ताव नहीं माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। एक ही सत्र में पारित होना चाहिए। अर्थात जुलाई में सत्र बुलाया गया, अगस्त तक चलेगा, 21 अगस्त तक आगे बढ़ा सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि कुछ टेक्निकली बढ़ा सकते हैं। और 21 अगस्त तक है तो इस सत्र पूरा हो रहा है। 21 अगस्त को मानसून सत्र चल रहा है ना अभी, अब मानसून चल रहा है ये तो बताइए ना, तो मानसून सत्र चल रहा है, इस सत्र के अंदर लाया तो 21 अगस्त तक इसका 100% काम हो जाएगा। अब हमें तरीका यह समझना है कि यह काम होता कैसे है, संविधान में इसका तरीका क्या है, यह बात बहुत जरूरी समझनी है। कहां पर है हटाने का? अब सैद्धांतिक बात करूं, थोड़ी टेक्निकली बात कर लेते, ठीक रहेगा। सवाल कैसे बनता है यह बहुत जरूरी है। मेरे ये अटक क्यों रहा है कमर आदि, मने यूं लागे यूं नहीं जोर खोचू न टूट जाए, ऐसा नहीं हो जाता। कैसे लाते हैं, बात समझ में मेरी आ रही है ना, कैसे हटता है बात, बहुत जनरली समझना है। अब समझाने हटाने का तरीका बताता हूं, बड़ा सिंपल तरीका है। कहां पर है? एक तो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा संविधान जो है ना, उसके अंदर इसके हटाने का प्रस्ताव है, प्रपोजल है लाया हुआ। कैसे हटेगा इसका तरीका बताया हुआ संविधान में। कहां पर? हमारे संविधान का आर्टिकल 124 का क्लॉज 4 और 124 का क्लॉज 5 आपको याद करने की जरूरत यह है। न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया कहां पर है आपसे पूछे संविधान में? 124 4, 24 में 1 2 3 4 होता है ना, उसका एक क्लॉज है 4। ये आर्टिकल इसलिए याद रखना जरूरी है, आज आपको हाई कोर्ट वगैरह का एग्जाम दोगे ना तो ये सवाल पूछेंगे। ये सवाल 100% आप समझ लीजिए कि आपसे पूछना जायज है, जरूरी है। क्या पूछेगा? जजेस से रिलेटेड है, जज से रिलेटेड पूछना है, और करंट है, पूछना ही पूछना है। इसलिए मैं कह रहा हूं कुछ चीजों का बड़ा ध्यान रखिए। हर आर्टिकल याद मत रखना, आपसे याद नहीं रहेगा, लेवल के हिसाब से याद रहता है। ऐसा थोड़ी मैं आपको हर आर्टिकल बता दूं आप याद रह जाएगा, मगर कम से कम मैं मेरे हिसाब से तो आपको कहूं भाई ऐसे होता है।
अब इसके बाद एक आर्टिकल है 217 का क्लॉज 1 का सब क्लॉज ख, ये हाई कोर्ट से रिलेटेड है, ये सुप्रीम कोर्ट है, ये हाई कोर्ट है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है मैं बताऊं, इसमें यह लिखा हुआ है कि हाई कोर्ट के जज को वैसे ही हटाया जाएगा जैसा सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाएगा, अर्थात 124 में जो प्रक्रिया बताई गई है उसी प्रक्रिया से हाई कोर्ट का जज भी, अर्थात हाई कोर्ट का जज हटाना हो या सुप्रीम कोर्ट का जज हटाना हो, मुख्य न्यायाधीश हटाना हो या अन्य न्यायाधीश हटाना हो, हटाने का तरीका एक ही है, हटाने का तरीका एक ही है। एक आर्टिकल इसमें और है 218, इसमें यह लिखा हुआ है कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट के जजों के बारे में यहां कहा गया है, यहां मतलब 124(4) 124(5) में कहा गया है, वही बात 218 में हाई कोर्ट के जजों की मान लो। अर्थात मेरा कहने का मतलब यह है जैसा सुप्रीम कोर्ट की प्रक्रिया हटाने की है वैसे ही हाई कोर्ट की प्रक्रिया। एक बात क्लियर, ये ध्यान रखने वाली बात है। आर्टिकल कौन सा ध्यान रखोगे? ओनली एक। और हाई कोर्ट में ध्यान रखना है तो हटाने की बात यहां, ये नहीं रहेगा यार, नहीं रहता है तो याद करने की जरूरत नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि आपको याद है, मैं तो देखो काम ये है, मेरा काम ही पढ़ाना है, ठीक है ना। और दूसरी बात, सीधी सी बात है, हम 20 साल से पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं, तो ये बातें हमारे लिए कोई मायने ज़्यादा रखती नहीं, मगर आपका जो लेवल देखना होता है कि भाई मैं यहाँ आपको कहूँ कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनाना हो या लेक्चर बनाना हो तो ये बातें मेरे को एक एक लैंग्वेज बतानी पड़ती है कि साहब ऐसे होता है। यहाँ लैंग्वेज को इतना ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अब इसमें यह लिखा हुआ है, मैं आपको बताऊं कि भाई किसी भी जज के विरुद्ध यदि समावेदन का प्रस्ताव आता है, किसी भी जज के विरुद्ध, किसी भी जज के विरुद्ध, तो समावेदन का प्रस्ताव लाने का आधार होगा वो है कदाचार। पहला है कदाचार एवं, देखो शब्द है एवं नहीं है, या है, देखो गलत शब्द है, एवं का मतलब होता है दोनों साथ हो जाए, या असमर्थता, और इसके आगे एक शब्द है विद्यार्थियों साबित। इंपॉर्टेंट शब्द यह है साबित होना चाहिए कि वो कदाचार, कदाचार का मतलब होता है गलत आचरण, कदाचार का मतलब क्या होता है? गलत आचरण किया है। और असमर्थता का मतलब क्या होता है? कार्य करने में असमर्थ है। कैसे? शारीरिक रूप से या फिर मानसिक रूप से, क्लियर बात है, या तो मेंटली एब्सेंट हो गया या फिर शरीर काम कर नहीं रहा है, लकवा मार गया, कुछ भी हो गया, शारीरिक और मानसिक रूप से असमर्थ है, या फिर साबित कदाचार हो जाए, यह भी साबित होना चाहिए, यह भी साबित होना चाहिए। अब सवाल है कि साबित कैसे होगा? साबित कैसे होगा? इसके लिए एक विद्यार्थियों गठित की जाती है जांच समिति। क्या गठित की जाती है? जांच समिति। संविधान में लिखा हुआ नहीं है, इसमें यह लिखा हुआ है कि मुकदमा चलेगा जब उसके विरुद्ध मोशन आएगा, समावेदन का प्रस्ताव जो है साबित कदाचार असमर्थता के आधार पर हटेगा। यह जांच कैसे होगी, इसके लिए एक अलग कानून बना सकती है पार्लियामेंट, जो इसमें लिखा हुआ है। यह प्रक्रिया क्या रहेगी? जांच की प्रक्रिया क्या रहेगी? किसकी प्रक्रिया क्या रहेगी? जांच या अन्वेषण, एक ही बात है कि प्रक्रिया क्या रहेगी, इससे रिलेटेड कानून बना सकती है पार्लियामेंट। इसलिए पार्लियामेंट ने एक कानून बनाया। अब यह याद रखना जरूरी, कानून का नाम है न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968। यह कानून का नाम, छोटा सा कानून है, कोई बड़ी बात नहीं है, 7 सेक्शन है इसके अंदर। 5 दिसंबर 1968 को यह पार्लियामेंट ने पास करके राष्ट्रपति ने इस पर साइन किए थे 1968 में, क्योंकि यह पावर दे रहा है, इस पावर से पार्लियामेंट ने किया। इसमें यह लिखा हुआ है, इसका जो है ना, यह न्यायाधीश अधिनियम, इसमें यह लिखा हुआ है, इसका सेक्शन 3 है, इसमें लिखा हुआ है कि जांच समिति में 3 सदस्य होंगे। कितने सदस्य होंगे? 3 सदस्य होंगे। कैसे, कौन कौन होंगे? एक होगा सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश, कोई हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई हो सकता है।
मुख्य न्यायाधीश भी हो सकते हैं, न्यायाधीश भी हो सकता। देखो अब आप क्या पढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट का जज इस बार बनाया अरविंद कुमार साहब को, अभी है ना, अरविंद कुमार को बनाया ना, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, वो जज हैं। इसमें ये लिखा हुआ है जज भी हो सकता है, मुख्य न्यायाधीश भी हो सकता है। जज बनाया, क्लियर है ना, पहला मेंबर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अरविंद कुमार साहब को बनाया। दूसरा, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, यहां जज नहीं, हाई कोर्ट का कौन होना चाहिए, मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश साहब श्रीवास्तव साहब जो हैं, वो मद्रास हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है प्रेजेंट टाइम, उनको मेंबर बनाया गया। नाम याद रखने की ज्यादा जरूरत, ध्यान ये रखना जरूरी है। दूसरा मेंबर ये होगा। तीसरा होगा विद्यार्थियों वरिष्ठ विधि विज्ञ। विधि विज्ञ का मतलब, यहां कई जगह एक शब्द लिखा हुआ है न्याय विज्ञ। कानून का जानकार होना चाहिए, न्याय का जानकार नहीं, किसका जानकार होना चाहिए, कानून का जानकार होना चाहिए, वरिष्ठ वकील होना चाहिए, वरिष्ठ वकील होना चाहिए। समझ में आ रही मेरी बात। अब प्रेजेंट टाइम में बीवी आचार्य जो है उनको मेंबर बनाया हुआ है, 3 मेंबर बने हैं, जो वकील है, कलकत्ता हाईकोर्ट के वकील हैं, मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और अरविंद कुमार सुप्रीम कोर्ट के जज। इन तीनों की ये लिखा हुआ है इस कानून में। समझ में आ रही मेरी बात। ये संविधान में लिखा हुआ है या कानून में लिखा हुआ है, कानून में लिखा हुआ है। संविधान में तो लिखा हुआ है कि इस आधार पर हटेगा। जांच कौन करेगा, जांच समिति करेगी। जांच समिति कैसे बनेगी, कानून में लिखा हुआ है। कानून में क्या लिखा हुआ है, ये तीनों से मिलकर बनेगी। जांच समिति में कितने मेंबर होंगे, ध्यान रखने वाली बात है, याद रखना। ये बातें बड़ी टेक्निकल नहीं है, मगर सवाल जब आता है तब टेक्निकल बन के आता है और गलत होता है। और जो चीजें करंट में चल रही है अखबारों में, उन चीजों को ब्रॉडली पढ़िए, ब्रॉडली। एक भी सवाल गलत होने की संभावना नहीं रहेगी, एक भी, मेरी गारंटी है। ये पढ़ने का तरीका आपका इतना बढ़िया होना चाहिए कि केवल नाम रटने की स्थिति नहीं होनी चाहिए। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि ये कौन होगा, ये कौन होगा, ये कौन। अखबार क्या लिख रहे हैं वो छोड़ो, अखबार से तो आप हिंट्स ले लो कि चल क्या रहा है मामला। उसके बाद इसको टेक्निकली पढ़िए, और टेक्निकल पढ़ लिया तो कोई सवाल करंट का कैसा भी आए, भले थियोरेटिकल आए, भले पहले का आए, बाद का आए, सवाल गलत नहीं होगा। यह जांच कमेटी क्या जांच करेगी कि क्या यह आदमी ऐसा है या क्या यह आदमी ऐसा है। दोनों जांच करेगा, दोनों प्रकार की जांच करेगा। कैसे जांच करेगा, इनके पास पूरे राइट है, इसके पास, ये जज है ना, इनके पास पूरे राइट है किसी को बुलाना, दस्तावेजों की जांच करना, उसको परखना। और यहां जब ये जांच करेगी ना कमेटी, तब जिस जज को हटाने का प्रस्ताव है उसको बार बार कहेगी कि देख नोट वाला फोटो मिल गया, तू कहीं क्या चाहे। ध्यान रखो, जिस जज को हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन है उसको अपना पक्ष रखने का पूरा अधिकार होगा, पूरा अधिकार। कहां रखेगा, पार्लियामेंट में, जांच समिति के समक्ष, जांच समिति के समक्ष रखेगा। यहां अपना पक्ष रख सकता है। केंद्र सरकार चाहे तो इसके लिए वकील बना सकती है, यहां वकील नियुक्त कर सकती है, और यहां अपना बार बार पक्ष रखेगा। पक्ष रखने के बाद यह एक रिपोर्ट तैयार करेगी, कौन, जांच समिति रिपोर्ट बनाएगी, और रिपोर्ट बनाने के बाद किसको सौंपेगी, जिसके पास से आया है। यह किसने बनाया, जांच कमेटी। आप कहोगे साहब किसने बनाई, हमें क्या पता। जब इसको हटाने का प्रस्ताव आता है तो कहां आता है, लोकसभा में या राज्यसभा में, कहीं पर भी। यदि लोकसभा में लाया गया, इसको बोलते हैं विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं, मोशन। जो नोटिस आएगा, इसको जनरली शब्द आप यूज करना चाहते हो तो हटाने के लिए एक नोटिस आया जाएगा। मोशन ज्यादा शब्द यूज नहीं रहेगा, प्रस्ताव थोड़ा सा टेक्निकल शब्द नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन इसका यूज नहीं कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन शब्द यूज कर रहा है नोटिस। एक नोटिस आएगा। यदि लोकसभा में नोटिस आया है तो लोकसभा के कितने सदस्यों के साइन होने चाहिए, 100। और राज्यसभा में आया है तो राज्यसभा के कितने सदस्यों के साइन होने चाहिए, 50। राज्यसभा के 50 सदस्य हस्ताक्षर करके नोटिस देंगे, किसको, राज्यसभा के चेयरमैन को, सभापति को। और लोकसभा में आया है तो लोकसभा में किसको देंगे,
लोकसभा के अध्यक्ष को, स्पीकर को नोटिस देंगे।